वह दूसरे छात्रों पर चिल्लाना चाहता था कि उन्होंने उसकी मदद नहीं की। वो उसे बताती है कि अब उसे याद आया कि वह क्यों रोने लगी थी। वह इसलिए रो रही थी क्योंकि उसने उसे बताया था कि कभी कभी आपके दोस्त आपकी मदद की गुहार पर आपकी पीठ दिखा सकते हैं, और जब आप मदद के लिए चिल्लाते हैं तो वे बस देखते रहेंगे कि आपको कैसे जीवित खाया जा रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ चिल्लाना। जीवित खाए जाने के विचार से वह बहुत डर गई और इसी वजह से रोने लगी। फिर वह होटारो की ओर देखती है और उसे यह रहस्य सुलझाने के लिए धन्यवाद देती है, क्योंकि अब वह अंततः अपने चाचा को जाने दे सकती है और अपने साथ शांति में रह सकती है। अगले दिन वे सभी फिर से क्लब रूम में मिले और इस बार इबारा ने भी एंथोलॉजी का एक मसौदा तैयार किया। वह इसे इरू को प्रस्तुत करती है, जिसे यह वास्तव में पसंद आता है और इसे होटारो को सौंप देती है, जो इसे देखकर शिकायत करता है कि पूरी मुख्य कहानी लिखनी होगी। इबारा उसे शरारती अंदाज में देखती है और जवाब देती है कि उसने ही पूरा रहस्य सुलझाया है, इसलिए उसके लिए यह सामान्य बात है कि वह मुख्य कहानी लिखे और यह उसकी ट्रॉफी है। इरू, जैसे कि वह एक वाइफू है, होटारो से कहती है कि अगर वह इसे लिखना नहीं चाहता है तो वह उसके लिए लिख देगी, और जाहिर है वह इस मौके पर तुरंत कूद पड़ता है, लेकिन उसे इबारा द्वारा रोक दिया जाता है, जो उससे कहती है कि वह खुद ही लिखेगा। होटारो उसकी तरफ नाराज होकर देखता है, लेकिन अंततः मान जाता है क्योंकि वह उससे कहती है कि कहानी की रूपरेखा पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, और वह उससे कहता है कि वह करेगा। उस दिन बाद में होटारो और इरू ने साथ में घर वापस जाने का फैसला किया, और वापस जाते समय वह उसे बताती है कि उसे आश्चर्य हुआ कि उसने एंथोलॉजी लेख लिखने का काम स्वीकार कर लिया। इसके जवाब में वह कहता है कि उसने लिखने के लिए सहमति नहीं दी थी, उसे दूसरों द्वारा मजबूर किया गया था और वह इससे बच नहीं सका, और उसने सोचा कि वह इसे सेकी को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करेगा और उसके साथ हुई त्रासदी को। वह अचानक उसकी ओर देखता है और उससे पूछता है कि उसने सातोशी और एबारा की मदद क्यों स्वीकार की, जबकि वह अपनी पिछली कहानी को दूसरों के सामने प्रकट करने के प्रति इतनी विरोधी थी। वह जमीन की ओर देखती है और जवाब देती है कि उसने अपने अतीत के बारे में सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि वह यह नहीं भूलना चाहती थी कि यह उसके लिए महत्वपूर्ण था। वह यह समझाती है कि उसकी माँ ने उसे बताया कि जल्द ही कुछ सालों में ये चीजें उसे छोटी लगेंगी, और वह इस बात पर हंसेगी कि उसने कभी अपने चाचा की वो बातें जो उसे रुला दिया करती थीं इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी थी। इससे उसने अपने जीवन के बारे में सोचा और क्या उसे इस पूरी परेशानी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। बाद में उसने होटारो से बात करने के बाद महसूस किया कि वह इस समय को याद रखना चाहती है, चाहे वह कितना भी छोटा हो। वह इसे हमेशा पूरे दिल से याद रखना चाहती थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश आखिरकार शुरू हो गया और उरू ने आखिरकार होटारो को एक अच्छे और ताजगी से भरे छुट्टी के लिए हॉट स्प्रिंग्स पर आने के लिए मना लिया। वे सभी एक बस में बैठ गए और व्यस्त शहर की जिंदगी से दूर शांत और सौम्य ग्रामीण इलाकों की ओर जाने लगे। होटारो, जो कि एक दोस्तहीन हरा भरा है, जाहिर तौर पर कारसिक होने लगा क्योंकि वह बाहर जाने का आदी नहीं है। एक बस स्टॉप पर रुक चुके बाद वह बहुत बीमार और मतली महसूस करते हुए दिखता है। इबारा उससे रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसके इस इलाके में चचेरे भाई हैं और उनके पास एक इन है जिसमें वे मेंटेनेंस के कारण किसी भी मेहमान को नहीं ले सकते हैं, इसलिए वे वहां ठहर सकते हैं। वे सभी उस वैन का इंतजार करते हैं जो अंततः आती है और वे अंदर जाते हैं। जब तक वे इन पहुंचते हैं, होटारो मुश्किल से ही वैन से बाहर चल पाता है। वे अपने दो छोटे चचेरे भाइयों का परिचय कराती है, राय जो बड़ा है और केओ जो छोटा है। वे अभिवादन करते हैं और उन्हें उनके कमरों तक ले जाते हैं ताकि वे थोड़ा तरोताजा हो सकें। सतोशी हमेशा की तरह जीवंत है और होटारो को बाहर का दृश्य दिखाता है, और वाकई होटारो भी यह कहता है कि दृश्य बेहद सुंदर है। हालांकि वे कमरे में और समय बिताने से पहले इबारा खाने के लिए बुलाती है और वे नीचे जाते हैं। वे साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद वह वापस अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन पाता है कि सतोशी गायब है। उसे एहसास होता है कि सतोशी जा चुका है।